नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रिपोर्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुन लिया है। मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। हेमंत सोरेन ने जनवरी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके तुरंत बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। पिछले हफ्ते उन्हें जमानत मिल गई है। जेएमएम नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया है। पिछले हफ्ते उन्हें जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि वो आरोप लगाए गए अपराध के दोषी नहीं हैं। इसी बीच बुधवार को इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एक पर भाजपा किसी मुस्लिम चेहरे को उतार सकती है। ये सीट कुंदरकी है। कुंदरकी मुरादाबाद जिले में पड़ती है और संभल लोकसभा सीट का हिस्सा है। कुंदरकी में 60% मुस्लिम आबादी है। माना जा रहा है कि इसीलिए बीजेपी यहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विरोधी को टक्कर देना चाहती है। बता दें, कुंदरकी में 1996 से कोई हिंदू विधायक नहीं बना है और इसीलिए उसको अब मुस्लिम उम्मीदवार की तलाश है। हालांकि बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिम समुदाय को उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 28 महिलाएं व 3 बच्चियां लापता हो रही हैं। 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच प्रदेश में आधी आबादी से 31,801 गुमशुदा हो गए हैं, जिसमें 28,857 महिलाएं हैं और 2,944 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में आधी आबादी को लेकर सामने आया यह आंकड़ा हैरान करता है, क्योंकि उक्त आंकड़े रजिस्टर्ड हैं, जबकि महिलाओं की गुमशुदगी के केवल 724 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का केवल 3% ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस बीच विपक्षी सांसद कह रहे थे कि खड़गे को बोलने की अनुमति दी जाए। खड़गे बार बार बोलने की अनुमति देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद पूरे विपक्ष ने एक साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट करने पर शरद पवार ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक संवैधानिक पद पर हैं, चाहे वो पीएम हो या सदन के अध्यक्ष, उनका सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज ये सब नजरअंदाज किया गया और इसलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है और इसलिए हमने वॉकआउट किया है। राज्यसभा से वॉकआउट पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सदन से वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ गलत बातें कही। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच के खिलाफ बोलना पीएम मोदी की आदत है। मैं सदन में पीएम मोदी से कहना चाहता था कि संविधान आप लोगों ने नहीं बनाया, आप लोग संविधान के खिलाफ थे। मैं स्पष्ट करना चाहता था कि कौन संविधान के पक्ष में है और कौन खिलाफ। आरएसएस के लोगों ने शुरू से ही संविधान का विरोध किया था और अंबेडकर जी, नेहरू जी के पुतले जलाए थे, लेकिन आज बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इसके खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में स्थिति को लगातार सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में 5 सालों में जो काम किया है, अगर पुरानी सरकार होती तो इस काम में एक पीढ़ी और गुजर जाती। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसकी चर्चा कम हुई है, लेकिन बहुत स्थायी परिणाम आए हैं। हमने राज्यों को साथ बैठाकर सीमा विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी पर बालक बुद्धि वाले तंज के लिए पीएम मोदी पर पलटवार किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये सब बातें इसलिए कही जा रही हैं ताकि कोई नीट पर सवाल ना पूछे। जो लोग बालक बुद्धि कह रहे हैं वो खुद बालक हैं, क्योंकि जब लोगों ने किसी को चुन लिया है तो ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। सरकार में ऐसे बालक हैं जो अभी भी सक्षम नहीं है देश की समस्याओं को समझने के लिए। अखिलेश ने कहा कि पीएम के भाषण में किस बात का जिक्र होना चाहिए था। किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी का तीर सही जगह लगा है। बघेल ने कहा कि हिंदू धर्म अहिंसक है और पीएम मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैंने पीएम मोदी का आज का भाषण सुना है और इससे पता चला है कि वो क्या हो गए हैं। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों के बारे में बात करने में विफल रहे। अकाली दल सांसद ने कहा कि उनके भाषण का अधिकतम हिस्सा एक व्यक्ति पर केंद्रित था। करीब 2 घंटे तक उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी के बारे में बात की। ऐसे में देश की बात कौन करेगा। सामना में राहुल गांधी की तारीफ शिवसेना यूबीटी ने अपने संपादकीय में की है। सामना में कहा गया है कि लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पछाड़ दिया।
उद्धव ठाकरे की पार्टी के मराठी अखबार सामना में कहा गया कि विपक्षी नेता के भाषण ने पहली बार संसद की खस्ता हाल दीवारों को भी जीवंत कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा हिंदुओं और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के चेहरे से हिंदुत्व का मुखौटा उतार दिया। राहुल गांधी पूरी प्रशंसा के पात्र हैं। लोकसभा में राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखे। बीजेपी ने उनका वीडियो जारी किया ये साबित करने के लिए कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन लोगों को राहुल गांधी का अग्रेसिव तरीका पसंद आ गया, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरे समय आग बबूला रहे। जिस तरह से उन्होंने अन्य सांसदों को भाजपा के खिलाफ खड़े होने का निर्देश दिया, वो बहुत कुछ कहता है। यही आक्रामकता बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव और पीएम मोदी ने लोकसभा में संबोधन दिया, जिसको संसद टीवी कवर करता है। संसद टीवी ने तीनों लोगों के भाषणों की वीडियो अपलोड की, जिसमें पीएम मोदी सबसे पिछड़ गए। दरअसल राहुल गांधी को 6.5 लाख लोगों ने देखा, अखिलेश यादव को 3.5 लाख से अधिक लोगों ने देखा, लेकिन पीएम मोदी को 64,000 और 28,000 लोगों ने देखा। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि संसद टीवी के यूट्यूब व्यूज से साफ पता चलता है कि लोग किस नेता को सुनने में ज्यादा रुचि रखते हैं। संसद टीवी ने ही जनता का रुख साफ कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो टिप्पणी की, उसे लेकर हंगामा मचा है। संसद में ही नहीं, सड़क पर भी बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। दिल्ली में भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें शामिल भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज समेत कई नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कांग्रेस मुख्यालय पर जुटे थे। इससे पहले गुजरात में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए, पथराव हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया था कि जो हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। जिसके बाद गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसा हुई, पथराव हुआ, कई घायल हो गए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि गुजरात में आरएसएस बीजेपी के लोगों द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर कायराना एवं हिंसक हमला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने संसद में जो कहा, भाजपा ने उसे सही साबित कर दिखाया कि वो सिर्फ हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। गुजरात की जनता वक्त पर भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। हाथरस हादसे का मुख्य जिम्मेदार बाबा फरार है। पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन एफआईआर में उसका नाम नहीं है। हाथरस भगदड़ पर यूपी पुलिस ने कहा कि नारायण साकार हरि जाटव उर्फ भोले बाबा अभी भी फरार है। इस बाबा के सत्संग में मंगलवार को हाथरस जिले में भगदड़ के दौरान 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोगों में गरीब और दलित लोगों की तादाद ज्यादा है। पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि स्वयंभू बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान चलाने के बाद भोले बाबा नहीं मिले। पुलिस टीम रात को ही बाबा को तलाशने में चली गई, लेकिन तथ्य ये है कि तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने कैमरे के सामने बयान दिए हैं कि हादसे के बाद बाबा वहीं करीब 1 घंटे तक रहा। जब तक पुलिस पहुंची, बाबा घटनास्थल से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सबकी जवाबदेही तय होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा पर एफआईआर नहीं होने के सवाल पर सीएम ने कहा कि एफआईआर हुई है और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। एफआईआर में अन्य लोग शामिल हैं, जो भी जिम्मेदार है वो अन्य लोग में आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तह में जाना आवश्यक है ताकि इसका पता लगाया जा सके इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों को भी रखा जाएगा। जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें सजा मिलेगी। असम की जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमृतपाल सिंह 5 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेगा। अमृतपाल सिंह हाल में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी 1,97,000 वोटों से जीत गया था। दक्षिण अफ्रीका की नई गठबंधन सरकार को केपटाउन में आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाई गई। मई के चुनावों में सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद हफ्ते तक चली राजनीतिक बातचीत के बाद गठबंधन की सरकार बनाने पर सहमति बनी। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कैबिनेट में 32 मंत्री और 40 से अधिक डिप्टी शामिल किए गए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते हुई राष्ट्रपति उम्मीदवार की डिबेट में अपनी कमजोर परफॉर्मेंस के लिए लंबी और थकाऊ हवाई यात्रा को जिम्मेदार ठहराया। बाइडेन ने कहा कि डिबेट से पहले दुनिया भर में सफर करना ठीक फैसला नहीं था। उनका कहना था, मैंने अपने स्टाफ की बात नहीं मानी और डिबेट के दौरान मंच पर लगभग सो गया। 81 साल के बाइडेन 21 जून को एक यात्रा से लौटे थे और 27 जून को वो डिबेट में शामिल हुए। नेपाल के दो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उन्होंने आपस में गठबंधन बना लिया है। इसका मतलब ये है कि नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रचंड की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इससे पहले प्रचंड का साथ नेपाली कांग्रेस को मिला था, लेकिन प्रचंड ने ओली से हाथ मिला लिया था और नेपाली कांग्रेस अलग हो गई थी। अब नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली साथ आ गए हैं और प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि प्रचंड ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने पद पर बने रहने और सदन में विश्वास मत हासिल करने की बात कही है। प्रचंड के रुख से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।